हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन CS 307 प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन एंड प्लांट यूटिलिटीज़ का चैप्टर नंबर है अपना सेकंड, डिज़ाइन एंड ड्राइंग ऑफ इक्विपमेंट। विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट हैं, जैसे डिस्टिलेशन कॉलम है, हीट एक्सचेंजर है, इवेपोरेटर है। इनकी डिज़ाइन कैसे करते हैं और क्या क्या डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आते हैं अपन डिस्टिलेशन पे कि डिस्टिलेशन में जो इक्विपमेंट अपने यूज़ होंगे डिस्टिलेशन कॉलम में उनकी डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आता है अपना डिस्टिलेशन, उसका सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो क्या है, वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट आर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट डिस्टिलेशन फॉर वेरियस लिक्विड मिक्सर। कि लिक्विड के मिक्सर हैं उसको अलग करने के लिए विभिन्न प्रकार के डिस्टिलेशन इक्विपमेंट अपन यूज करते हैं। डिस्टिलेशन के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के कॉलम का यूज किया जाता है। पहला है प्लेट कॉलम। प्लेट कॉलम भी दो प्रकार का होता है, सीव और बबल। सीव प्लेट कॉलम और बबल प्लेट कॉलम। सीव मतलब सिंपल छलनी टाइप का जो आता है प्लेट, उसको बोलते हैं सीव प्लेट, और बबल के प्लेट कॉलम, जिसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं अपन। दूसरा है पैक्ड कॉलम। स्टैक्ड पैकिंग और रैंडम पैकिंग। जो पैकिंग में पैक्ड कॉलम में जो पैकिंग बढ़ते हैं वो या तो स्टैक्ड होती है, मतलब उनको अच्छे से अरेंज करके पैकिंग को जमाया जाता है, और एक रैंडम पैकिंग होती है, इसको रैंडमली अपन कैसे भी पैकिंग उसमें पैक्ड कॉलम में डाल देते हैं। तो अपने इस चैप्टर में मेनली जो फोकस है वो है प्लेट कॉलम के बारे में ही है। तो पैक्ड कॉलम अपन यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, प्लेट कॉलम के बारे में ही अपन पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन यूटिलिटीज़ क्या है, विभिन्न प्रकार की केमिकल इंडस्ट्री में मास ट्रांसफर ऑपरेशन, जैसे डिस्टिलेशन है, एब्जॉर्प्शन है, लीचिंग है आदि के लिए विभिन्न प्रकार के टावर्स एंड कॉलम का यूज किया जाता है। डिस्टिलेशन में वेपर तथा लिक्विड के बीच इंटीमेट कांटेक्ट होता है, जो कि प्लेट या पैक्ड टावर में कराया जाता है। कि डिस्टिलेशन में जो वेपर एंड लिक्विड जो बनती है, वेपर बनती है वो जो लिक्विड है, उसके बीच में जो इंटीमेट कांटेक्ट होता है, जहाँ पे मास ट्रांसफ़र होता है, वो या तो प्लेट कॉलम में करा सकते हैं या पैक्ड कॉलम में। ठीक है। डिस्टिलेशन कॉलम एक लार्ज वर्टिकल सिलेंडर जैसा इक्विपमेंट होता है, जिसमें नंबर ऑफ प्लेट लगी होती हैं। नंबर ऑफ प्लेट कैसे ज्ञात करेंगे अपन, मैककेप-सिले मेथड से, कि कितनी प्लेट अपने को डिस्टिलेशन कॉलम में चाहिए। इसके अलावा इनलेट आउटलेट के लिए नोजल या वाल लगे होते हैं। फीड इनलेट के लिए नोजल, और फीड जो प्रोडक्ट अपने प्राप्त होते हैं उनके लिए इनलेट आउटलेट नोजल और वाल लगे होते हैं। किसी भी प्रकार के कॉलम को डिजाइन करते समय उसकी परफॉर्मेंस तथा एफिशिएंसी को विभिन्न प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं, जो प्लेट या पैक्ड कॉलम के लिए निम्न है। सबसे पहले इसमें प्लेट कॉलम के डिजाइन कंसिडरेशन कि डिजाइन करते समय अपने को कौन कौन से फैक्टर ध्यान में रखने हैं। कि प्लेट की एफिशिएंसी शुड बी हाई, कि प्लेट अपने को इस प्रकार की डिज़ाइन करनी है कि उसकी एफिशिएंसी, उसकी दक्षता है वो हाई होनी चाहिए, ज़्यादा उस पर मास ट्रांसफ़र होना चाहिए। कैपेबिलिटी टू हैंडल वेपर एंड लिक्विड, उसकी दक्षता होनी चाहिए वेपर एंड लिक्विड को अच्छे से हैंडल करने के लिए। ऐसे नहीं कि वेपर की वेलोसिटी से वो कुछ डैमेज हो गया या कुछ हो गया ऐसे। स्टेबिलिटी अगेंस्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कि कितना चाहे प्रेशर और जो टेम्परेचर जो मेंटेन करते हैं अपन डिस्टिलेशन कॉलम में, उसके अगेंस्ट भी वो स्टेबल होने चाहिए। ईजी टू मेंटेनेंस का कॉस्ट ज़्यादा नहीं आना चाहिए। कॉन्टैक्ट टाइम फॉर वेपर एंड लिक्विड शुड बी मोर, जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट टाइम होगा मास ट्रांसफर उतना ही ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। प्लेट कॉलम की परफॉर्मेंस को प्रभावित करने वाले फैक्टर, कि प्लेट कॉलम की परफॉर्मेंस को कौन कौन से जो कारक हैं या फैक्टर हैं वो प्रभावित करेंगे। वेपर की वेलोसिटी, जो वेपर आ रही है रीबॉयलर से अपनी, उसकी वेलोसिटी भी पेपर की प्लेट कॉलम की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगी। वेपर की डेंसिटी एंड इंट्रेनमेंट, ये तीन कारक हैं जो प्लेट कॉलम की परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। उसके बाद आता है अपना बबल केप कॉलम। बबल केप कॉलम और टावर, कॉलम बोल दो या टावर बोल दो, आर वाइडली यूज्ड फॉर डिस्टिलेशन। कि बबल केप कॉलम है जिसमें जो प्लेट है उसके जो होल हैं उस पर बबल लगे होते हैं, उसको काफ़ी वाइडली यूज अपन करते हैं डिस्टिलेशन के लिए। यह लार्ज सिलेंडर टावर होते हैं जिनमें बबल केप ट्रे लगी होती हैं। डिस्टिलेशन के दौरान इन बबल केप से वेपर ऊपर की ओर फ्लो करती है। जो केप लगे होते हैं उनके अंदर से वेपर फ्लो करती है।
जिससे लिक्विड तथा वेपर का इंटीमेट कांटेक्ट होता है तथा मास ट्रांसफर एक फेज से दूसरी फेज में होता है। निम्न फिगर में एक बबल कैप ट्रे की स्ट्रक्चर दिखाई गई तथा वेपर तथा लिक्विड की फ्लो रेट भी दर्शाया गया है। जो नीचे अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा अपना बबल कैप ट्रे, उसको देखो आप। ये बबल कैप ट्रे दिखाई गई है जिसके ऊपर बबल लगे हैं, हर एक होल के ऊपर बबल लगे हैं और साइड से वो कटी हुई है, उसको बोलते हैं डाउन कमर एरिया, जहाँ से लिक्विड नीचे फ्लो करेगा। और ये स्ट्रक्चर दी गई है अपनी वेपर फ्लो की, कैसे कैसे एक बबल में से होके वेपर फ्लो करती है। जैसे यहाँ से वेपर फ्लो करेगी और नीचे से आगे ऐसे इस लिक्विड के अंदर से जाएगी। तो जैसे लिक्विड के अंदर से जाएगी तो वहाँ से होगा लिक्विड और वेपर में मास का ट्रांसफ़र। तो इस प्रकार बबल केप कॉलम में मास का ट्रांसफ़र होता है। दूसरा अपना सीव प्लेट कॉलम, सीव बोल दो या छलनी टाइप की जो प्लेट आती है, अगर वो कोई कॉलम में लगी है तो उसको बोलते हैं सीव प्लेट कॉलम। सीव प्लेट कॉलम एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल टावर होता है जिसमें नंबर ऑफ ट्रे या प्लेट लगी होती हैं। प्लेटों की संख्या मटेरियल बैलेंस तथा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से फाइंड आउट की जाती है। जैसे मैकेप-थिले मेथड में अपन ने फाइंड आउट करते हैं इसको कि कितनी अपनी इसमें ट्रे होनी चाहिए। चित्रानुसार नेक्स्ट स्लाइड में अपना एक सीव ट्रे दर्शाया गया है। ये देखिए, ये एक सीव ट्रे है, इसमें सिंपली अपने छेद हैं, अपने क्या होल हैं, इस पर कोई किसी प्रकार के होल के ऊपर बबल नहीं लगे, इसलिए ये सिंपल सीव ट्रे है जिसकी एफिशिएंसी बबल केप की तुलना में कम होती है क्योंकि मास का ट्रांसफ़र इसमें कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना बबल एंड केप कॉलम कि कैसे डिस्टिलेशन के कैसे अपन प्लेट कॉलम कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनको यूज़ में लेते हैं और कैसे उनमें मास ट्रांसफ़र होता है। अब कितनी प्लेट अपने लगानी है, नंबर ऑफ प्लेट डिस्टिलेशन कॉलम में कितनी आएंगी, डिज़ाइन करते समय कितनी अपनी प्लेट उसमें डिस्टिलेशन कॉलम में लगेंगी, उसको ज्ञात करते हैं अपन मैकेप-थिले मेथड से। मैकेप-थिले मेथड से कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले अपन बनाएंगे ग्राफ। ये जो इक्विलिब्रियम ग्राफ बनाया, इक्विलिब्रियम ग्राफ ड्रॉ करके अपन ऑपरेटिंग लाइन फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन एंड स्टेपिंग लाइन खींचते हैं और उसके बीच में अपन बनाते हैं स्टेप्स। ये जो स्टेप्स बनाए, अब जितनी स्टेप्स होंगी वही नंबर ऑफ ट्रे होंगी, जैसे 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इस डिस्टिलेशन के लिए अपने को 4 प्लेटों की आवश्यकता है। तो इस प्रकार अपन डिस्टिलेशन कॉलम में नंबर ऑफ प्लेट की संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना डिस्टिलेशन कॉलम की डिज़ाइन के बारे में इंट्रोडक्शन। फिर आता है अपना हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या होता है, द डिवाइस एट विच हीट एक्सचेंज बिटवीन टू फ्लूइड एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड सेपरेटेड बाई ए सॉलिड वॉल अकर इज कॉल्ड हीट एक्सचेंजर। मतलब सिंपल ये है कि ऐसा इक्विपमेंट जिसमें अपने को कोल्ड तथा हॉट फ्लूइड के बीच में अपन हीट का एक्सचेंज कराते हैं, कोल्ड तथा हॉट फ्लूइड के बीच में अपने हीट का एक्सचेंज कराते हैं, दैट इज कॉल्ड हीट एक्सचेंजर। सिंपल परिभाषा ये है। इट्स एप्लीकेशन में बी फाउंड इन स्पेस हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, पावर प्रोडक्शन, वेस्ट हीट रिकवरी एंड केमिकल प्रोसेसिंग। मतलब हीट एक्सचेंजर अपन से घरों में भी से एसी यूज़ करते हैं, फ्रीज यूज़ करते हैं, वो भी एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है। बाहर के इन्वायरमेंट से अपने को हीट एक्सचेंज करता है। वो फ्रीज होता है तो बाहर के इन्वायरमेंट से, मतलब जो फ्रीज के अंदर जो सामान रखा है उससे हीट लेके बाहर के इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। फिर आता है टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। ये हीट एक्सचेंजर के कौन कौन से टाइप होते हैं, साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता है, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर होता है, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर होता है जो सबसे कॉमन है आजकल, सबसे ज़्यादा यूज़ में होता है, जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, वो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर होता है। कंडेंसर आते हैं, इवोपरेटर आते हैं एंड बॉयलर। ये सारे प्रकार के क्या हैं, एक प्रकार के हीट एक्सचेंजर हैं। हीट को एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक, फिर आता है अपना सबसे पहले कि हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन मेथोडोलॉजी एंड कंसिडरेशन की। हीट एक्सचेंजर की जब भी डिज़ाइन करते हैं अपन तो क्या क्या मेथोडोलॉजी है और क्या क्या कंसिडरेशन अपन यूज करते हैं। ए मेथोडोलॉजी फॉर डिजाइनिंग ए न्यू सिंगल हीट एक्सचेंजर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड एंड हेंस इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ही ज़्यादा एक डिज़ाइन इंजीनियर हीट एक्सचेंजर को डिज़ाइन कर सकता है। उसमें मेजर डिज़ाइन कंसिडरेशन क्या क्या है, प्रोसेस एंड डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, कि किस प्रकार का अपने को
कौन सा फ्लूइड आ रहा है, कोल्ड फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, हॉट फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका प्रेशर कितना है, फाउलिंग फ्लूइड है या नहीं है। इस प्रकार की जितने भी प्रोसेस एंड डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है वो अपने को कंसिडर करने हैं। फिर है थर्मल एंड हाइड्रोलिक डिज़ाइन, मैकेनिकल डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन एंड कॉस्ट, कि इस हीट एक्सचेंजर को डिज़ाइन करने के लिए अपनी कितनी कॉस्ट आएगी, अप्रोक्सीमेटली कितनी कॉस्ट अपने को लगेगी। ट्रेड ऑफ फैक्टर एंड सिस्टम बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, कि सॉफ्टवेयर पे अपन उसकी डिज़ाइन करेंगे तो उसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे जहाँ पे टोटल कॉस्ट अपना मिनिमम हो, प्रॉफिट अपना ज़्यादा हो। तो ये पॉइंट अपने को हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन करते समय याद रखने हैं। फिर सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इसमें साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर की डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे अपने को चाहिए इसका एरिया, कि कितना एरिया अपने को बनाना है इस हीट एक्सचेंजर का, हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ, या मतलब फ्लूइड के बीच में जो हीट एक्सचेंज करनी है उसके लिए अपने को कितना एरिया चाहिए। सिंपल बात ये है। तो इसके लिए लगाते हैं अपन Q = UA डेल्टा टी। सिंपल है, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन लगाते हैं अपने UA डेल्टा टी। तो यहाँ पे क्या हीट कंडक्शन भी होगा, हीट कन्वक्शन भी होगा। तो यहाँ पे जो U लेते हैं अपन, यहाँ पे जो U का फॉर्मूला लेते हैं वो होता है कौन सा, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट वहाँ से अपन निकाल सकते हैं टोटल एरिया अपने को कितना चाहिए। टोटल एरिया है वो अपन यहाँ से इससे निकाल सकते हैं। Q/U डेल्टा TM, डेल्टा TM यहाँ पे LMT लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो इस प्रकार अपन एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर हीट एक्सचेंजर। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सिंपल साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर दिया गया है। इसमें एक सेल लगी है, एक ये पूरी आउटर सेल है, और उसके अंदर डिफरेंट टाइप की डिफरेंट मतलब सेम आकार की डिफरेंट ट्यूब्स लगाई गई हैं। अब ट्यूब्स की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं अपन डिजाइनिंग पैरामीटर से। ये ट्यूब का आउटलेट हो गया और सेल का इनलेट यहाँ से हो गया। सेल का आउटलेट, ये सेल का इनलेट और सेल का ऐसा यहाँ से आउटलेट हो गया, सिंपल। और ट्यूब्स के लिए यहाँ से इनलेट होगा, सारी ट्यूब्स में फ्लूइड जाएगा, और यहाँ से ट्यूब का जो आउटलेट है, ट्यूब साइड जो फ्लूइड है उसका आउटलेट इधर से हो जाएगा। तो ये सिंपल है साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर। अब जो ट्यूब का अरेंजमेंट होता है, जो ट्यूब कैसे लगाएं अपन, जो साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर के अंदर ट्यूब्स लगाई है उनका अरेंजमेंट कैसा हो, वो डिफरेंट प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पे ट्यूब्स का जो अरेंजमेंट है डिज़ाइन करते टाइम वो दिखाया गया है। या तो अपन ट्राइंगुलर पिच रख सकते हैं, मतलब ये जो ट्यूब्स हैं इस प्रकार जमी हो सकती हैं, ट्राइंगुलर पिच बनेगा तीनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का। या फिर स्क्वायर पिच रख सकते हैं इस प्रकार का, जहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिफरेंस वो क्या बने, एक स्क्वायर बने। या फिर होता है रोटेटेड स्क्वायर पिच, सेम ही है, इसको केवल रोटेट कर दिया। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट अपन जो ट्यूब होती हैं उसमें ले सकते हैं। फिर आता है जो ट्यूब्स और सेल के बीच में अपन एक ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन लगाते हैं ताकि फ्लो थोड़ा घूम के जाए। घूम के जाने का मतलब है उसको थोड़ा टाइम लगे, टाइम जितना ज़्यादा लगेगा उतना ही हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा। तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं बेफल्स, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ये सेल साइड का फ्लूइड आ रहा है, तो अगर ये बेफल्स नहीं होती ये वाली तो ये डायरेक्ट ऐसे निकल जाता आउटलेट में। तो यहाँ पे बेफल्स है, बेफल का यूज़ किया तो पानी ऐसे घूम का जा रहा है। घूम के जाने का मतलब है इसको टाइम ज़्यादा मिला, मतलब हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादा हुआ, ज़्यादा इसने एरिया कवर किया जाने के लिए, तो ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र हुआ। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन लगे हैं दैट इज़ कॉल्ड बेफल्स। अब बेफल्स का ये जो एरिया है, ये वाला जो नहीं लगा है यहाँ पे बेफल्स इतनी बड़ी है, ये जो हो रही है इसको बोलते हैं बेफल कट, इसको बोलते हैं बेफल कट। जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है, एक बेफल है तो उसका बेफल कट दिखाया गया है। इस एरिया से पानी या जो भी फ्लूइड है उसको जाने का रास्ता यहाँ से मिलेगा। यहाँ से पानी, वो जो फ्लूइड है इस एरिया से जा सकता है, इस एरिया से नहीं जा सकता हो। ठीक है, इसको बोलते हैं बेफल कट। इसको भी अपन डिज़ाइन करते टाइम अच्छे से ध्यान में रखते हैं कि कितना अपना कट रखना है। उसके बाद में आता है इवोपरेटर। कि इवोपरेटर क्या होता है, व्हाट इज इवोपरेटर? एन इवोपरेटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू टर्न द लिक्विड फ्रॉम
ऑफ ए केमिकल इनटू इट्स गैसियस फॉर्म। द लिक्विड इज इवोपरेटेड और वेपोराइज्ड इनटू ए गैस। मैनी टाइप्स ऑफ इवोपरेटर एंड मैनी वेरिएशंस इन प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड टू वेरियस प्रोडक्ट। कि अगर अपने को कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है, जैसे नमक का पानी NaCl का सॉल्यूशन है, एक्वस NaCl जिसको बोलते हैं, उसका अपने को कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो अपने को क्या पानी उड़ाना पड़ेगा, तो पानी को इवोपरेट करना पड़ेगा। तो वो काम करता है इवोपरेटर, कि जो अपना जो फीड आ रहा है उसमें से सॉलिड की मात्रा बढ़ाना। सॉलिड की मात्रा कैसे बढ़ाएंगे, पानी को कम कर दो, ठीक है, जो लिक्विड मात्रा है उसको कम कर दो तो उसको उड़ा दो। तो उसको उड़ाने का काम कैसे करेंगे, इवोपरेटर में करेंगे अपन। स्टीम की सहायता से उसको गर्म करते हैं और जो एक्स्ट्रा जो पानी है वो अपना वेपोराइज हो जाता है, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ इवोपरेटर। द मोर कॉमन टाइप ऑफ इवोपरेटर आर इंक्लूडेड बैच पैन इवोपरेटर। इवोपरेटर के डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें पहला है बैच पैन इवोपरेटर। इसमें बैच वाइज अपन क्या करते हैं, इवोपरेशन करते हैं। फोर्स सर्कुलेशन, नेचुरल सर्कुलेशन। फोर्स सर्कुलेशन मतलब अपना फोर्स करेंगे, जो फ्लूइड जा रहा है उसको फोर्स करेंगे उधर से सर्कुलेट होने के लिए। नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से, नेचुरली वो अपने आप ही सर्कुलेट होगा। राइजिंग फिल्म ट्यूबलर, फॉलिंग फिल्म ट्यूबलर, राइजिंग एंड फॉलिंग फिल्म ट्यूबलर। इस प्रकार के अपने 6 प्रकार के इवोपरेटर होते हैं जिनको अपन यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए। यहाँ पे एक सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर दिखाया गया है, मतलब एक सिंगल टावर लगाया गया है जिसमें क्या होता है, यहाँ से अपन क्या दे रहे हैं, फीड। ये जो एरिया है यहाँ से अपन फीड दे रहे हैं, यहाँ से अपन फीड दिया जिसकी अपने को कंसंट्रेशन बढ़ानी है, यहाँ से फीड दिया और इसमें से देते हैं अपन स्टीम। स्टीम इसको गर्म करेगी और इधर कंडेंस होकर निकल जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही फीड को गर्म किया तो फीड की जो वेपर बनेगी वो तो इधर निकल जाएगी और जो कंसंट्रेटेड लिक्विड है वो इधर से निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं अपना प्रोडक्ट। तो इस प्रकार अपने को सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर काम करता है, ठीक है। नीचे एब्रीविएशन दिया गया है कि एस क्या है, एस है स्टीम, केजी पर आवर में कितनी स्टीम अपन ने दी। HF क्या है, फीड एंथैल्पी, किलो कैलोरी पर केजी में, कि जो फीड दे रहे हैं उसकी एंथैल्पी कितनी है। SP है प्रोडक्ट एंथैल्पी, कि जो प्रोडक्ट आया उसकी एंथैल्पी कितनी है, उसमें एनर्जी कितनी है। HE क्या है, टोटल हीट ऑफ वेपर, कि जो वेपर गई ऊपर, जो फीड में से जो वेपर बनी है उसकी एंथैल्पी कितनी। इस प्रकार ये एब्रीविएशन दिया गया है। फिर आता है अपना, अगर अपन एक ही इवोपरेटर लगाते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर। अब एक से ज़्यादा लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर। तो यहाँ पे 3 इवोपरेटर लगे हैं, 1, 2 एंड 3, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल इफेक्ट इवोपरेटर। तीनों में सिंपल ही है कि पहले इफेक्ट में से दिए अपन ने क्या, पहले इफेक्ट में दिए अपन ने स्टीम कंडेंस होकर यहाँ पे निकल गई, ठीक है। अब दूसरे जो इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट, उसमें कौन सी स्टीम यूज़ करेंगे, जो पहले से वेपर निकल रही है उसी को दूसरे में एज ए स्टीम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरे जो वेपर निकली दूसरे से इफेक्ट से उसको तीसरे में एज ए स्टीम यूज कर लेंगे। इस प्रकार ये चलता रहता है और जो फाइनल प्रोडक्ट जो अपने को P3 प्राप्त हो रहा है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। पहले इफेक्ट जो निकल रहा प्रोडक्ट उसको P1 बोल दिया, दूसरे से P2, तीसरे से P3 जो कि फाइनल प्रोडक्ट अपना है। इस प्रकार अपन कैलकुलेट करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन अपनी P3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। अब इसमें क्या कहते हैं, वो था फॉरवर्ड, मतलब जिधर से अपन फीड दे रहे हैं उधर से स्टीम दे रहे हैं उसमें, उसको बोलना फॉरवर्ड फीड अरेंजमेंट। और इसको बोलते हैं बैकवर्ड। इसमें क्या करेंगे, फीड अपन देंगे बैकवर्ड साइड से। एक होता है बैकवर्ड का और एक होता है मिक्स, मतलब अपने बीच में से जो बीच का जो इफेक्ट है उसमें से अगर फीड दे सकते हैं वो होता है मिक्स वाला। इसमें से फीड बीच में दे रहे हैं। एक बैकवर्ड फीड वाला भी आता है, बैकवर्ड फीड अरेंजमेंट, जिसमें अपन फीड कहाँ से देंगे, बैकवर्ड से, पीछे से फीड देंगे अपन सबसे पीछे वाले में और स्टीम देंगे सबसे आगे वाले में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड। और यहाँ पे जो मैंने दिखाया है वो है मिक्स्ड वाला, कि बीच में से जो बीच वाला इफेक्ट है उसमें देंगे अपन फीड। यहाँ से देखो बीच वाले में फीड दिया, ठीक है, और स्टीम वही सेम पहले वाले में दी। पहले से जो वेपर बनी उसको दूसरे में यूज़ कर लिया, दूसरे में वेपर बनी उसको तीसरे में यूज़ कर लिया। इस प्रकार ये अपना प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। और प्रोडक्ट कौन सा प्राप्त होता है इसमें अपने को, P3 मिला थर्ड इफेक्ट से।
उसको वापस कहाँ पे थर्ड इफेक्ट से जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको यूज़ कर रहे हैं अपन पहले इफेक्ट में। तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो अपना है P1। पहले इफेक्ट जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड P1, वो होगा अपना फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इस प्रकार अपन क्या करते हैं, डिज़ाइन ऑफ इवोपरेटर करते हैं कि किस प्रकार कौन सा अरेंजमेंट अपन यूज करते हैं और कैसे फीड का डायरेक्शन क्या होगी और स्टीम की डायरेक्शन क्या होगी, उसी डायरेक्शन के हिसाब से इवोपरेटर को नाम दिया गया है।